डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भारतीय राज्य व्यवस्था की, जिसके क्वेश्चन आपको लगभग सारे एग्जाम्स में मिल ही जाएंगे। तो हम देखते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है। हमारा जो संविधान है वो क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, उसके अंतर्गत कितने पार्ट्स और कितने अनुच्छेद आर्टिकल्स दिए गए हैं, उन आर्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और उनके महत्व की हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारा संविधान है, अगर उसकी परिभाषा की बात करें तो हम देखते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए, व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जिस नियमों की ज़रूरत पड़ती है उसे हम संविधान कहते हैं। इसके अंतर्गत नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करें और इसके तहत हम देश को एक बेहतर ढंग से विकास की कल्पना कर सकते हैं। तो अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि संविधान जिसके अंतर्गत देश का शासन चलता है और नागरिकों को अधिकार व कर्तव्य दिए जाते हैं। और हम संविधान की बात करें तो हम इसे नियमों का संग्रह कह सकते हैं, यानी कि बहुत सारे जब नियम एक ही जगह लिखी हो और तो उसे हम संविधान कहेंगे। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक नियमों का संग्रह है। राज्य व्यवस्था की बात करें तो इसमें संविधान के अंतर्गत कई सारे पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, भाग है। इसके अंतर्गत कई सारी अनुच्छेद दी गई हैं। तो अगर हम पहले भाग की बात करें, भारतीय संविधान के जो पहले भाग है उसकी बात करें तो वहाँ पे लिखा गया है संघ और उसका क्षेत्र, संघ और उसका क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या लिखा गया है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यहाँ संघ और उसका क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी लिखी गई है। तो इसके अंतर्गत जो संघ है और उसका राज्य क्षेत्र है, इसके जो भाग 1 में ये लिखी गई है, तो हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत 4 तरह की चार तरह के अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। तो इसके अंतर्गत जो पहला जो आर्टिकल है उसमें हम देखते हैं कि उसमें जो बातें हैं वह यह है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ कहने का मतलब है कि संघ के अंतर्गत पहली अनुसूची में वर्णित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत सरकार द्वारा अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र। यहाँ पर कई चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अगर हम संघ की बात करें तो इसमें राज्य और यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे। अब हम बात करें, यहाँ पे एक और चीज़ें लिखी गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्जित क्षेत्र यहाँ लिखा गया है, अर्जित क्षेत्र की चर्चा की गई है। अर्जित क्षेत्र की चर्चा की गई तो वहाँ पे हम जानेंगे कि अर्जित क्षेत्र क्या होता है। तो अर्जित क्षेत्र की हम बात करें तो जैसे कि वर्तमान में ही हो, किसी भी देश के अंतर्गत कोई विवाद चल रहा है, बहुत बड़ी इशू चल रही है अगर भारत उसको आज़ाद करवा लेता है, अगर उसे स्वतंत्र करवा लेता है और भारत ये कहे कि आज से हमारा यहाँ पे शासन चलेगा और वहाँ पे भारत अपना शासन स्टार्ट करता है चलाना, तो हम देखेंगे कि जो वो क्षेत्र होगा वो भारत के अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर संविधान निर्माता ने जब संविधान को बनाया तो तभी से ये जगह खाली छोड़ दी गई कि कोई भी भविष्य में अगर ऐसी बातें हो, ऐसे क्षेत्र हो
तो वहाँ पे उस क्षेत्र को इसके अंतर्गत रखा जा सकता है कि ये भारत का अर्जित क्षेत्र है। आगे हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि संविधान में जो भी भाग है, आर्टिकल है, दरअसल हम संविधान की बात करते हैं तो मान लें कि हमारे एनसीईआरटी जो हमारी बुक है, तो संविधान एक किताब है और बुक में जिस तरह से यूनिट होते हैं, यूनिट के अंदर चैप्टर होते हैं और फिर चैप्टर के अंदर टॉपिक होते हैं, तो हमारे संविधान निर्माता ने चैप्टर को भाग कहा है कि ये जो संविधान के भाग है ये हम इसको चैप्टर कह सकते हैं, और चैप्टर के अंदर जो टॉपिक होती है तो इसी तरीके से हम अनुच्छेद को टॉपिक कह सकते हैं। तो पहली जो टॉपिक है उसके बारे में हमने बताया। हम देखेंगे कि यहाँ पर दरअसल हम देखते हैं कि संघ की दो ये होती है, इंग्लिश होती है, एक होती है यूनियन, दूसरी होती है फेडरल। तो हम देखेंगे कि हमारी जो संविधान है इसमें यूनियन शब्द का ही प्रयोग क्यों किया गया है। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है कि जहाँ जो आपको एकता और अखंडता से मिलवाती है उसका भाव स्पष्ट करती है। दरअसल क्या है कि यूनियन और फेडरल जो दो वर्ड है, इस दोनों का हिंदी संघ होता है और हमने यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। दरअसल कुछ चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं यहाँ, एक यूनियन है, एक फेडरल है और एक कन्फेडरल है। तो अगर हम कन्फेडरल की बात करें, इसका हिंदी परिसंघ होता है, परिसंघ या कन्फेडरल की बात करें तो हम कन्फेडरल उसको कहेंगे जिसमें कई सारे छोटे छोटे राज्य आपस में जुटकर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ सरकार को देकर एक राज्य का निर्माण करते हैं, यानी एक देश का निर्माण करते हैं। और ये जो होता है कन्फेडरल, ये बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। इसमें कोई भी राज्य होता है जो वो आसानी से वो अलग अपने आप को कर सकते हैं, आसानी से अलग हो सकते हैं। और अगर हम फेडरल की बात करें तो फेडरल भी संघ ही होता है। फेडरल क्या होता है कि थोड़ा सा अलग होता है, इसमें राज्य एक देश का निर्माण करते हैं, राज्य जितने भी हैं वो सब मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। हर राज्य अपनी कुछ अलग अलग अपनी अपनी शक्तियाँ दे देते हैं और देश को शक्तियों का प्रयोग करने को कहते हैं। तो कन्फेडरल की बात करें तो ये तो बहुत ही वीक है, और फेडरल की बात करें तो ये कन्फेडरल से थोड़ा ठीक है, बट इसमें भी राज्य जब भी चाहे तो वो अलग हो सकते हैं। लेकिन यूनियन एक ऐसा देश होता है जिसमें राज्य अलग नहीं हो सकते। यहाँ पर यही महत्वपूर्ण है कि कभी भी कोई भी राज्य अगर देश से बाहर होना चाहे, देश से अलग होना चाहे, तो वो कभी भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि फेडरल में कोई भी राज्य अपने देश से अलग हो सकते हैं, कन्फेडरल में जब चाहे तब अलग हो सकते हैं। तो भारत फेडरल नहीं है बल्कि भारत यूनियन है, यहाँ कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे हम बात करें जम्मू कश्मीर की, बहुत कोशिशों के बाद भी वो अलग नहीं कर पाए खुद को। तो इस तरह से हम यूनियन है। अगर अमेरिका की बात करें तो ये एक फेडरल है, वह इसलिए क्योंकि इसके राज्य एक समझौता के तहत देश का निर्माण किए हैं। अगर समझौता टूटा तो देश भी टूट जाएगा। इन सभी राज्यों का झंडा अलग है, इनका संविधान अलग अलग है, इनकी नागरिकताएं अलग है, लेकिन एक बात है कि वहाँ पर करेंसी सेम है, यानी कि सबकी करेंसी एक ही है। तो हमारे संविधान निर्माता ने आर्टिकल 1 में हमने पूरी तरह से क्लियरली बता दिया कि राज्यों के बीच हुआ यह कोई समझौता नहीं है, और हुआ तो समझौता ही था, लेकिन संविधान में हमने इसलिए लिखवाया है क्योंकि वो बातचीत जो भी हुई पहले उसे माना जाता है कि वो अब ख़त्म है। अब हम सभी लोग जुड़कर एक राष्ट्र बना रहे हैं और किसी भी प्रकार के समझौते के तहत यह नहीं हुआ है क्योंकि कोई भी समझौता कभी भी तोड़ा जा सकता है। इसलिए आर्टिकल 1 में हम स्पष्ट रूप से बता दिए हैं, संविधान निर्माताओं ने बता दिया है कि किसी भी प्रकार का समझौता नहीं है कि आप जब भी चाहे तब भी कह देंगे कि हम अलग हो रहे हैं। इसलिए अखंडता शब्द को बहुत ही विस्तार दिया गया है जिसे कभी भी खंडित नहीं किया जा सके। और इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्टिकल 1 के अंतर्गत हम यूनियन है,
यूनियन दरअसल शब्द होता है कि कोई भी जब कई सारे लोग मिलकर एक संगठन बनाते हैं तो हम उसे यूनियन कहते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि कई सारे लोग जब मिलकर एक संगठन बनाते हैं तो उसको हम यूनियन कहेंगे। तो यहाँ पर ये जो यूनियन है तो ये यूनियन है ज़मीन का, क्षेत्र का यूनियन है ये। और इसमें आने का रास्ता तो है लेकिन जाने का रास्ता नहीं है। अगर कोई भी राज्य, कोई भी बाहरी चीज़ें अगर इसमें मिलना चाहे तो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती है। और जो भी पहले बन चुके हैं, जो भी राज्य बन चुके हैं, जो भी केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, यह देश के अंदर जो भी क्षेत्र है वो अगर कभी भी ये कहे कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं तो ये कभी नहीं हो सकते। इसलिए संविधान निर्माताओं ने यूनियन शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर निकलने का कोई रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा है या नहीं है, क्योंकि इससे देश को खतरा है, इससे देश की अखंडता को खतरा है। इसलिए ये बात बहुत ही मजबूती के साथ बताई गई थी, क्योंकि हमने बंटवारे की तकलीफ सही है। इस प्रकार यह राज्यों का संघ होगा, इसमें किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होगा। एक राज्य को दो राज्य में आप डिवाइड तो कर सकते हैं, जैसे अलग किया गया। फिर आपको देख रहे हैं कि उत्तराखंड को यूपी से अलग किया गया, और फिर यहाँ आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया, फिर आपको मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर बंटवारा यानी कि किसी को डिवाइड तो कर सकते हैं, एक राज्य को दो राज्यों में बांट तो सकते हैं लेकिन अलग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से आमतौर पर हम देखते हैं कि इससे देश की अखंडता को नुकसान हो सकता है। इसलिए हम इस तरह की चीज़ें पहले ही संविधान निर्माताओं ने बनाया है। आर्टिकल 2 की बात करते हैं, हम 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे परिभाषित किया गया है कि एक मिनट, यहाँ 2 की बात करते हैं तो लिखा गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसे 1974 में हम देखें तो सिक्किम में सिक्किम में नाग्याल वंश के शासक चोग्याल का शासन था, यहाँ चोग्याल का शासन था। लेकिन सिक्किम भारत में मिलना चाहा तो हम उसे मिला दिए। लेकिन अगर सिक्किम चाहे कि वो अलग हो सकते हैं अब तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से नए राज्यों की प्रवेश की अगर बात आएगी, स्थापना की बात आएगी तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत ही आएगी, उसे 2 के अंतर्गत रखा गया है। और इस तरह से हम देखते हैं। और आर्टिकल अगर जैसे कि इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए वर्तमान में देख रहे हैं कि कई सारे जो देश हैं, जो भी भूभाग हैं, उनमें बहुत सारी ऐसे तत्व हो रहे हैं जो कहीं भी मानवता को लेकर उचित नहीं है। तो अगर कोई भी क्षेत्र या कहें कि अगर हम भारत से मिलकर ही हम अपना विकास कर पाएंगे तो वो भारत में मिल सकते हैं। तो इस तरह से वो भारत के अंदर प्रवेश हो सकता है, उनकी स्थापना एक नए राज्य के रूप में या नए किसी भी भारतीय क्षेत्र के रूप में हो सकती है। आर्टिकल 3 की बात करें तो हम देखेंगे कि नए राज्यों का गठन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, यहाँ नए राज्यों का गठन और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अर्थात यहाँ देखेंगे कि जो भी नए राज्य गठित होंगे उसके सीमा में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 के अंतर्गत की जा सकती है। यहाँ है संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। इसका मतलब होता है कि अगर हमारे देश के अंतर्गत जो राज्य आए हैं, जैसे यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, इसी प्रकार आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है, तो ये सब किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब आर्टिकल 3 के अंतर्गत आते हैं कि नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्य के नाम में परिवर्तन। जैसे क्या है, उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल था, फिर उत्तराखंड किया गया, तो यह शक्ति संसद में निहित है और ये इसके अंतर्गत करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात ये है
कि आर्टिकल 3 में हमारे देश में जो भी ऑलरेडी राज्य हैं उनकी सीमाओं को बदलना हो, उनके नामों को चेंज करना हो, नए राज्यों का गठन करना हो, या फिर दो राज्यों के बीच सीमाओं को भी अगर बदलना हो, तो यह पूरी शक्ति संविधान ने केवल संसद को ही दी है। यह राज्य की किसी विधानसभाओं को अपनी सीमा बदलने की ताकत बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ संसद को दी गई है। कोई राज्य अगर चाहे कि हम अपनी सीमा को बदल ले तो इस तरह से वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे देश के अखंडता को खतरा हो सकता है। तो इस तरह से राज्य नहीं कर सकते, बट ये शक्ति संसद को दी गई है कि सीमाओं को बदलना, उनके नामों को चेंज करना या नए राज्यों का गठन करना, तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत वो किया जा सकता है। और फिर हम बात करें तो यहाँ फिर देखते हैं कि आर्टिकल 3 की ये बात थी। अब आर्टिकल 4 को हम देखें, यहाँ आर्टिकल 4 को हम देखें तो है क्या कि पहली अनुसूची, यहाँ देखते हैं, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। इसका मतलब होता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी भी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, मतलब किसी भी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद इसे 368 के अंतर्गत नहीं रखा गया है। दरअसल बात यह है कि जो 368 के अंतर्गत रहता है उस पर राष्ट्रपति का साइन होना, उनका हस्ताक्षर होना जरूरी होता है, लेकिन 2 और 3 को राष्ट्रपति की साइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति को पहले ही सूचना दे दी जाती है कि हम विदेशी राज्य को मिलाने जा रहे हैं या वर्तमान राज्य को तोड़ने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है ना कि साधारण बहुमत से 50% प्लस हो जाता है, और यहाँ पर संसद इस तरह से कर सकती है, जैसे कि 545 सीटें हैं और उसमें अगर उसका आधा करे तो 272 के अंतर्गत आती है, तो 273 जिसकी भी होती है तो वो सरकार बना सकते हैं। तो यहाँ पर वही होती है कि जो बहुमत में है वो आसानी से चाहे तो इस तरह की चीज़ें वो कर सकते हैं, वो किसी भी राज्य को तोड़ सकते हैं, किसी भी राज्य को किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। बस संसद में 50% से अगर ज़्यादा लोग सहमत है, अगर 50% एक भी लोग, जैसे 273 लोग अगर सहमत हैं, तो मान लिया जाएगा कि नया राज्य बनाया जाएगा, और किसी भी राज्य को बांट करके, किसी भी इसको करके। यहाँ पे एक और चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई थी वो ये है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन, इसे एक समझिएगा। दरअसल बात ये है कि हमारे अनुच्छेद में, हमारे जो भी भाग है उसमें तो बताया गया, अनुच्छेद में तो बताया गया है कि कौन कौन से ये भारत और इसके राज्य क्षेत्र या जो भी संघ है वो यूनियन टेरिटरी है वो। लेकिन अगर आपको राज्य देखने हैं कि कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, उनका नाम है, तो ये पहली अनुसूची में वर्णित है। तो जब हम देखेंगे कि ये जो पूरी लिस्ट दी गई है, तो अगर हम नए राज्यों का प्रवेश करवाते हैं या एक नया राज्य गठित करते हैं या एक नया राज्य किसी बड़े राज्य को तोड़ करके उसे 2 राज्य में विभाजित करते हैं, तो वहाँ पे ऐड या लेस करना पड़ेगा। तो वहाँ पे इसलिए यहाँ पे पहली अनुसूची के अंतर्गत चेंजिंग तो की ही जाएगी ना। जैसे कि अगर 28 राज्य है, कोई एक राज्य तोड़े, एक और राज्य बना, 29 बना, तो वहाँ पे फिर शेड्यूल में जो लिखी गई तो वहाँ पे ऐड की जाएगी। तो इस तरह से वो भी प्रभावित होगा। चौथी अनुसूची कहता है कि चौथी अनुसूची में है संशोधन की जाएगी, वो इसलिए क्योंकि वो डिसाइड करता है कि किस राज्य से राज्यसभा के लिए कितने सांसद जाएंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि चौथी अनुसूची में लिखा गया है कि किस राज्य से कितने सांसद उठेंगे राज्यसभा के लिए। तो यहाँ चौथी अनुसूची में भी चेंजिंग की जाएगी। तो इस तरह से किसी भी राज्य के गठन की प्रक्रिया है। अगर किसी भी राज्य को मिलाना या तोड़ना चाहते हैं तो आपको 2/3 या 66% वोट की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर सिर्फ 50% वोट है, उससे एक ज़्यादा है 50% अप्रॉक्स, तो जैसे 273, तो आप कर सकते हैं। और सरकार के पास ऑलरेडी रहती है, क्योंकि 545 का जो मैंने बताया 273 के अंतर्गत, तो फिर हम आसानी से 273 अगर हो जाए तो हम इसे आसानी से नए राज्य का गठन कर सकते हैं, बना सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हमने देखा कि यहाँ पर भारतीय संविधान को बहुत ही सरल शब्दों में हमने आपको बताया, और उसके अंतर्गत जो भी भाग आते हैं उसमें फिर आर्टिकल्स आते हैं, अनुच्छेद आते हैं, उसके अंतर्गत किस तरह की टॉपिक है, किस तरह की बातचीत की गई है। तो हमने आज 1 से लेकर 4 तक की अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 आर्टिकल्स 1, 2, 3, 4 तक की बात की है। और आगे हम नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए पार्ट्स और एक नए शेड्यूल, उसके अंतर्गत जो जो शेड्यूल आएगी उसकी हम बात करेंगे। हम कई सारी चीज़ें हमने आज देखें, तो आप कमेंट में बताएं कि कैसा लगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया।